नमस्कार। मैं डॉक्टर मधुकर पाड़वी एमटीबी आर्ट्स कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ और इन दिनों कार्यकारी प्राचार्य के रूप में भी मैं कार्यरत हूँ। मित्रों, आज मैं आपसे नई कहानी और निर्मल वर्मा पर थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कहानी का प्रारंभ मानव सृष्टि के साथ ही हुआ है और कहानी साहित्य की अत्यंत प्रसिद्ध विधा है। कहते हैं कहानी के मूल में कुछ कहने की वृत्ति प्रधान है और कहने सुनने की प्राचीन संस्कृति से लिखने पढ़ने की आधुनिक सभ्यता तक उत्तरोत्तर विकसित होने वाली कहानी ने एक नया मार्ग अपने लिए प्रशस्त किया है और वह है बहुत ही मनोरंजक मार्ग। मित्रों, कहानी ने अपना जो रास्ता प्रारंभ से चुना, जैसा कि मैंने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ काल से लेकर आज तक साहित्य की कोई विधा जारी रही हो तो वो है कहानी की विधा। और यह विधा बहुत ही मनोरंजक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, वेदों में, उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में, बौद्ध और जैन जातक कथाओं तक में इन कहानियों का उल्लेख आया है। और ठीक उसके बाद आख्यानों की परंपरा, भूत प्रेत, दानव, दूत, परियां, उड़न खटोला, जादू टोना, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब कहानी की जो परंपरा है उसको एक प्रकार का गौरव प्रदान करते हैं। और उसने बृहद कथा, कथा मंजरी और सरित सागर, 10 कुमार चरित, भोज प्रबंध, पंचतंत्र, हितोपदेश और वैताल पच्चीसी या तोता मैना, शीत वसंत, हातिम ताई, किस्सा गोई या गुल बकावली, लैला मजनू, आल्हा उदल आदि को अपने से मुक्त करके विकास किया। ईश्वर, धर्म, संस्कृति, नीति, उपदेश, बोध अथवा मात्र मनोरंजन की सदस्यता का अतिक्रमण किया। उसके लिए कथा, गल्प, आख्यायिका अथवा लघु कथा जैसी संज्ञा भी निरर्थक हो गई। वर्तमान में जिसे हम कहानी कहते हैं, उसका संबंध हमारे प्राचीन साहित्य से मेल नहीं खाता, क्योंकि कहानी का संबंध हमारे इन भारतीय शास्त्रों से उतना नहीं है जितना कि पाश्चात्य साहित्य जगत से है। वर्तमान में कहते हैं कहानी की जिस विधा का हम अभ्यास कर रहे हैं अथवा आजकल जिस कहानी विधा का साहित्य में पठन पाठन कर रहे हैं, वो पश्चिम की देन है और 19वीं शताब्दी में इसका आगमन हुआ है। और अंग्रेजी स्टोरी के गठन वाले 5 तत्व आरंभ, आरोह, चरम बिंदु, क्लाइमेक्स, अवरोह और अंत के ही ढांचे पर ही विकास करती हैं। इसके अतिरिक्त कथा, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद, कथोपकथन, देशकाल और वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य इत्यादि तत्वों को भी उसी में अपनाए हुए हैं और पाश्चात्य स्टोरी ने अपनाए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारे भारतवर्ष में कथा तंतु के रूप में कहानी मौजूद है, परंतु जिसे हम वर्तमान में कहानी कहते हैं वो पश्चिम की देन है, यानी कि पाश्चात्य साहित्य से इस देश में कहानी का आगमन हुआ है। और हिंदी कहानी का इतिहास भी यहीं से शुरू होता है। पाश्चात्य कहानी साहित्य से हिंदी कहानी ने प्रेरणा ग्रहण की और आज उसने अनेक आयाम प्राप्त किए हैं। जहाँ तक हिंदी कथा साहित्य में कहानी का प्रश्न है, मौलिक कहानी कौन सी है पहली, इसको लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वान इंदुमती को प्रथम कहानी का गौरव प्रदान करते हैं, तो कोई आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को, तो कोई धुलाई वाली कहानी को प्रथम कहानी होने का श्रेय देते हैं। इसके संदर्भ में सुरेश सिन्हा जी ने हिंदी की प्रारंभिक कहानियों के कालक्रमानुसार एक तालिका प्रस्तुत की है, जो इस प्रकार है। रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना,
अद्भुत अपूर्व सपना, इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी और दुलाई वाली, जो कि बंग महिला ने लिखी थी। मित्रों, यहाँ इंदुमती का जहाँ तक प्रश्न है, ये जो कहानी है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं और कालक्रमानुसार प्रायः अधिकतर विद्वानों ने इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी के रूप में स्वीकृत किया है। यद्यपि आजकल माधवराव सप्रे की मिट्टी की टोकरी नाम की जो कहानी है, इसको हिंदी की सबसे पहली मौलिक कहानी मानी जाती रही हैं, लेकिन यहाँ ये इंदुमती कहानी का भी अपना एक विशेष महत्व है। और इंदुमती को लेकर विद्वान ये कहते हैं कि इस कहानी पर टेम्पेस्ट का प्रभाव, अंग्रेजी कहानी टेम्पेस्ट का प्रभाव देखा जा सकता है। लेकिन मित्रों, इस बात को स्वीकृत करके, यानी कि टेम्पेस्ट का प्रभाव इंदुमती पर है ऐसा मानकर, यदि हम इस कहानी को अपने इस गौरव से वंचित कर देते हैं, तो कहते हैं कि साहित्य की विधा पर उनके जो पूर्ववर्ती कहानीकार है या विधाएं हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। तो कहानी पर भी इस तरह का प्रभाव है, टेम्पेस्ट का प्रभाव है। तो ये तो उसकी परंपरा हुई, और परंपरा है यदि इस तरह की किसी के ऋण को स्वीकृत करने की, तो ये कहानी मौलिक कहानी मानी जानी चाहिए। और इस तरह से इंदुमती कहानी हिंदी की एक गौरवमयी कहानी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले कहा, 11 वर्ष का समय, प्लेग की चुड़ैल, पंडित और पंडितानी, दुलाई वाली आदि श्रेष्ठ कहानियाँ लिखी गई। और इसके साथ ही जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस तरह की जो कहानियाँ आई हैं, ये प्रारंभिक कहानियाँ हैं, और इन कहानियों में एक तरह का प्रयोग भी है, और प्रयोग के साथ साथ एक नई बात भी यहाँ इन कहानियों में देखने को मिलती हैं। और वो बात ये है कि तत्कालीन समय की जो बात है, तत्कालीन समय का जो प्रभाव है इन कहानियों पर है, और इसलिए यहाँ ये जो कहानियाँ हैं, इसमें सुधार की जो प्रवृत्ति है अधिकतर दिखाई देती हैं। मित्रों, यहाँ तक की कहानियों की बात तो ठीक है, परंतु जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो खाका है, ये जिन कहानियों का मैंने अभी जिक्र किया, ये प्रेमचंद के पूर्ववर्ती कहानियाँ हैं। और प्रेमचंद की पूर्ववर्ती कहानियों की बात करते हैं और अगली कड़ी की बात जोड़कर कहने की कोशिश करें, तो इस क्रम में यहाँ चंद्रधर शर्मा की जो कहानी है, उसने कहा था, उस कहानी का नाम लेते हुए मुझे बहुत ही गौरव अनुभव हो रहा है कि हिंदी में सबसे श्रेष्ठ, न केवल हिंदी की बल्कि वैश्विक साहित्य में भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कहानी हिंदी में यदि कोई है, प्रारंभिक काल में ही, अपने विकास के प्रारंभिक काल में ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने ये जो कहानी लिखी, ये अद्भुत कहानी है। और बाल प्रेम कैसे विकसित होता है, उसका उसमें वर्णन आया है। ये हिंदी की माइलस्टोन कहानी मानी जाती हैं, परंतु न केवल हिंदी की बल्कि भारतीय साहित्य में भी इस तरह की कहानियाँ कम ही लिखी गई हैं। और सच में चंद्रधर गुलेरी जी के आगमन से, और उसने कहा था कहानी के साथ ही हिंदी कहानी साहित्य में एक नया माइलस्टोन, मील का पत्थर स्थापित हुआ कहानी के क्षेत्र में। और यह युग प्रेमचंद के पूर्व का युग है। इसी बीच नए नए परिवर्तन होते रहे, और 1915 के लगभग प्रेमचंद जी का पंच परमेश्वर के साथ हिंदी में आगमन हुआ, और हिंदी के इस उपन्यास सम्राट ने हिंदी में करीब 300 के आसपास कहानियाँ लिखी। और इन्होंने अपना जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष की कोई भी ऐसी बात न हो जिसका कि प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में विषय के रूप में चित्रण किया न हो। मित्रों, यहाँ प्रेमचंद जी की कहानियों की जब हम बात करते हैं, तो उनकी प्रारंभिक कहानियों में आदर्श की बात है, उसके पश्चात यथार्थ की बात, और
तत्पश्चात अपने अंतिम समय में कहते हैं कि वो घोर यथार्थवादी हो गए। और प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ हैं, जैसा कि मैंने कहा कि इनकी कहानियों में भारतवर्ष के तमाम विषय आए हैं। और घोर यथार्थवादी कहानियों की बात करते हैं तो शुरुआत की कहानी की बात करते हैं तो नमक का दारोगा में एक आदर्श की स्थापना है। और यथार्थ की बात करते हैं तो कफन, और घोर यथार्थ की बात करते हैं तो पूस की रात इत्यादि कहानियों को हम ले सकते हैं। मित्रों, मुझे दरअसल बात करनी है नई कहानियों और निर्मल वर्मा की, परंतु यहाँ उससे पूर्व की जो कहानियाँ हैं अथवा तो कहानी का जो एक थोड़ा सा इतिहास है उस पर दृष्टिपात करके इस तरह की कहानियाँ और निर्मल की जो कहानियाँ हैं और नई कहानी की जो अपनी विशेषताएं हैं उसको मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। परंतु जैसा मैंने कहा कि इन कहानियों पर भी, कहानी का जो संक्षिप्त इतिहास है उस इतिहास पर भी यहाँ बात कर लेनी चाहिए। और इसलिए यहाँ मैं प्रेमचंद पूर्व और शुरुआत से, हिंदी कहानी की जो शुरुआत है और शुरुआत से लेकर प्रेमचंद जी के बाद प्रसाद जी, और प्रसाद जी की कहानियों का जहाँ तक प्रश्न है, प्रसाद जी की ये जो कहानियाँ हैं, प्रेमचंद जी की कहानियों में सामाजिकता अधिक है, प्रसाद जी की कहानियों में वैयक्तिकता वाली बात अधिक है। यानी कि प्रेमचंद जी सामाजिक सत्य को अपनी कहानियों के जरिए उजागर करना चाहते हैं। यहाँ जयशंकर प्रसाद जी वैयक्तिक सत्य की स्थापना करना चाहते हैं। और यहाँ इसका ये मतलब नहीं है कि प्रसाद जी की कहानियों में सामाजिकता की बात ही नहीं आई है। मित्रों, यहाँ सामाजिकता की बात भी है और प्रसाद जी की कहानियों में भी वैयक्तिकता के अतिरिक्त यहाँ कहते हैं कि सामाजिकता को भी उठाया गया है। और उनकी चूड़ी वाली कहानी है उस पर आप दृष्टिपात करेंगे तो इस तरह की जो कहानियाँ हैं, चूड़ी वाली कहानियाँ, ये जो कहानियाँ हैं प्रसाद जी की, इनमें सामाजिकता को भी हम देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ सुदर्शन, कौशिक जी इत्यादि की कहानियों में भी सामाजिक संचेतना को उजागर किया गया है। और कौशिक जी की ताई नाम की ये जो कहानी है बहुत मशहूर है, जिसके बारे में आप जानते हैं। इनके अलावा राय कृष्णदास, राधिका रमन सिंह, सी पूजन सहाय, वृंदावन लाल वर्मा आदि ने भी कहानियाँ लिखी। मित्रों, कहानी के इस दौर में अथवा तो प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के उपरांत हिंदी कहानी में एक नया मोड़ आता है, और वह नया मोड़ है पाश्चात्य कहानी साहित्य में अथवा पाश्चात्य साहित्य में जो मनोवैज्ञानिक काम कर रहे थे और मनोवैज्ञानिकता का जो आविष्कार हुआ था, इस मनोवैज्ञानिकता के आविष्कार का प्रभाव हिंदी कहानी पर भी पड़ा। और हिंदी कहानियों में, विशेषतः हिंदी कहानीकारों में जैनेन्द्र कुमार ने इस तरह की कहानियाँ लिखी। और ये कहानियाँ कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक कहानियों पर यूंग, एडलर, फ्रॉइड इनका प्रभाव है। और जहाँ मन की चिरफाड़ अथवा मन जो है, मन की जो गतिविधियाँ हैं और मन का सूक्ष्म विश्लेषण इन कहानियों में है। और इतना ही नहीं, यहाँ कहते हैं कि ईगो इत्यादि जो यहाँ मन के भीतर जो भाव चलते रहते हैं, इस पर भी कहानियाँ लिखी गई। और मन की जो गुत्थियाँ हैं उन गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश इन कहानियों में की जाती है। तो ये जैनेन्द्र की कहानियाँ हैं। और जैनेन्द्र जी की कहानियों का जिक्र करते हैं तो मास्टर जी, जहानवी, पत्नी, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड इत्यादि ये जो कहानियाँ हैं जैनेन्द्र जी की, ये मनोवैज्ञानिक कहानियाँ मानी जाती हैं। और उसमें मनोविज्ञान का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। और इस दृष्टि से हिंदी कहानी में मनोविज्ञान का आविष्कार करने वाले जैनेन्द्र जी पहले कहानीकार हैं, और इसलिए इनको मनोवैज्ञानिक कहानियों के जनक भी माने जाते हैं। इसी क्रम में अज्ञेय जी का नाम भी आता है। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, क्रांतिकारिता, सशस्त्र आंदोलन, सामाजिक हास्योन्मुख स्थितियाँ, मानसिक अंतर्द्वंद्व, कुंठा इत्यादि पर भी इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। और अज्ञेय जी का नाम लेते हैं तो उनकी रोज़ कहानी बरबस हमें याद आ जाती हैं, या विपथगा आदि जो कहानियाँ हैं ये याद आती हैं। इसी क्रम में इलाचंद्र जोशी का नाम भी लिया जा सकता है। उनके यहाँ प्रेम, घृणा इत्यादि की बात है। और इसी बीच मनोविज्ञान
की बात करते हुए एक मोड़ कहानी में आता है और वह है मार्क्सवादी दृष्टिकोण अथवा तो प्रगतिवाद जिसे हम कहते हैं। उसी प्रगतिवाद की विचारधारा को लेकर यशपाल जी अवतरित हुए और यशपाल जी ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर अपनी कहानियाँ लिखी और बहुत सुंदर कहानियाँ लिखी। इसी तरह यशपाल जी की कहानियों का नाम लेते हैं तो प्रतिव्रता, प्रतिष्ठा का बोझ, ज्ञानदान, पर्दा, काला आदमी, एक गो आदि इनकी ये प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। मित्रों, इसी कड़ी में अन्य कहानीकारों का नाम ले तो पांडेय बेचन शर्मा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अमृतलाल नागर, राधा कृष्ण दास आदि ने भी कहानियाँ लिखी। गांधी, मार्क्स और फ्रॉइड के सिद्धांतों का मिला जुला असर इस काल की कहानियों पर देखा जा सकता है। भावनात्मकता से बौद्धिकता की ओर, बाह्य जीवन रेखांकन से अंतर्मुख होती हुई वैयक्तिक आयामों को उभारती है ये कहानी। और इसके साथ ही द्वितीय महायुद्धोत्तर स्थितियाँ, मानवीय मूल्यों का ह्रास, नैतिक ह्रास, मध्यम वर्गीय समस्याएं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जूझती भारतीय चेतना और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बंटवारा, विभाजन आदि स्थितियों का हिंदी कहानी वहन करती हुई दिखाई देती हैं। मित्रों, कहते हैं कि आज़ादी अपने लिए बहुत मायने रखती हैं और हमने आज़ादी के पूर्व अथवा तो आज़ादी के आंदोलन के लिए जब हम जूझ रहे थे उन दिनों नए नए सपन हम निरंतर बुनते रहे थे और आज़ादी के पश्चात उन सपनों को पूरा होने के लिए हम तत्पर हो उठे और विकास का एक नया क्रम यहाँ शुरू होता है। और वैसे ही यहाँ भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी कहानी साहित्य में एक नया